नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो न्यू सीरीज स्टार्ट की गई है फंडामेंटल से रिलेटेड, तो उसका पार्ट 2 आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए, जीवन बीमा के सिद्धांत से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम करेंगे। हमने जो आज के क्वेश्चन तैयार किए हैं वो वन लाइनर हैं जो आपकी परीक्षा के लिए हेल्पफुल होंगे। आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए देख लेते हैं जीवन बीमा के सिद्धांत। बीमा अनुबंध एक प्रकार का अनुबंध है जिसे अनुमोदित किया जाता है। तो इसे किसके लिए अनुमोदित किया गया है, किस प्रकार अनुमोदित हम इसको कर सकते हैं? तो इसको भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत अनुमोदित किया गया है। किसे? बीमा अनुबंध को। सामान्य बीमा निगम की स्थापना वर्ष के दौरान की गई। तो जो सामान्य बीमा निगम है उसकी जो स्थापना है कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1972 यानी 1972 में की गई थी। सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किसके तहत किया गया? तो जो राष्ट्रीयकरण किया गया था किसका? सामान्य बीमा व्यवसाय का। तो किसके तहत? तो अभी बताया ना अभी आपको ऊपर 1972, तो 1972 अधिनियम के तहत इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू इंडिया इंश्योरेंस एंड कंपनी लिमिटेड का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? तो जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस एंड कंपनी है लिमिटेड है जो, इसका जो ऑफिस है वह कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑफिस मुंबई में स्थित है। नई दिल्ली का प्रधान कार्यालय, तो यह प्रधान कार्यालय यानी कि हेड ऑफिस आपका जो है वो कहाँ पर है? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थित है। किसका? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी शाखा, कौन सी ब्रांच कहाँ पर स्थित है या उनकी स्थापना कब हुई थी। तो आप इनको अच्छे से रीड जरूर करेंगे। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है इसका जो हेड ऑफिस है वह कोलकाता में स्थित है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का हेड ऑफिस तो यह चेन्नई में स्थित है। बीमा कारोबार करने वाली पहली कंपनी थी। तो ऐसी कौन सी कंपनी थी? बैंक की जो कंपनी थी, ऐसी कौन सी कंपनी थी जिसने सबसे पहले लोगों का बीमा करना, इस तरह का जो व्यवसाय है स्टार्ट किया था? तो ये कौन सी कंपनी थी सबसे पहले जिसने इस काम को स्टार्ट किया था? क्या? बीमा करना। तो ये कौन सी है? यह थी इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस कंपनी। कौन सी? इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस कंपनी। बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कितनी कंपनियों द्वारा किया गया था? तो जब बीमा हुआ, बीमा जो करने लग गई थी कंपनियां, तो सबसे पहले तो किया था इंडियन मर्केंटाइल ने। लेकिन बाद में जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था तो कितनी कंपनियों ने मिलकर इसका राष्ट्रीयकरण कितनी कंपनियों के द्वारा किया गया था? तो यह था 245 कंपनियां, 245 कंपनीज ने मिलकर इसका राष्ट्रीयकरण किया था। LIC का गठन 1956 में कितनी कंपनियों के राष्ट्रीयकरण के माध्यम से किया गया था? तो LIC है जो भारतीय जीवन बीमा निगम जो आपकी है, LIC का गठन जो आपका किया गया था, तो 1956 में कितनी राष्ट्रीय कंपनी है जो उन्होंने मिलकर ये किया था? तो ये किया था टोटल 256 कंपनियों ने। कितना? 256 कंपनीज। कितनी तरह के बीमा को GIC के तहत सम्मिलित किया गया था? तो कितनी तरह का बीमा था जो GIC है, जो GIC के द्वारा जो इसको शामिल किया गया? कितने प्रकार का बीमा? तो ये 107 तरह के बीमा इसके अंदर शामिल किए गए थे, जिनमें कि आपका दुर्घटना, चोट लगना, आगजनी आदि, इस तरह के जितने भी तरह के हैं, मृत्यु, तो सब तरह के इस तरह मिलाकर कुल टोटल GIC के तहत 107 तरह के बीमा को शामिल किया गया। वे जोखिम जो सामान्य जोखिम से अधिक होते हैं क्या कहलाते हैं? तो देखिए, एक तो छोटे मोटे चोटें लग जाती हैं, छोटा सा हो गया, लेकिन एक होते हैं जो सामान्य से अधिक होते हैं जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि कार से कोई दुर्घटना हो गई और काफ़ी एक अच्छे ज़्यादा नुकसान उसमें हो जाता है, मृत्यु भी हो जाती है, या फिर जैसे गाड़ी है उसमें आग लग जाती है अचानक से, वो पूरी ही खत्म होती है। इस तरह के क्या होते हैं, वो सामान्य से अधिक जिसमें जोखिम रहता है तो वे कहलाते हैं, उनको सुपर स्टैंडर्ड जोखिम या सब स्टैंडर्ड जोखिम दोनों के नाम से जाना जाता है।
मृत्यु का जोखिम माना जाता है, तो मृत्यु का जो जोखिम है ज़्यादा महिला के जीवन पर माना जाता है। अधिक जीवन बीमा में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो आपको अभी बताना है, जो अधिक जीवन बीमा रहता है उसमें मूल्यांकन का क्या अर्थ रहेगा? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी जीवन बीमा कंपनी में सभी मौजूदा पॉलिसियों का मूल्य सुनिश्चित किया जाता है। तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी जीवन बीमा कंपनी में सभी मौजूदा पॉलिसियों का मूल्य सुनिश्चित किया जाता है, तो उसको अधिक जीवन बीमा में मूल्यांकन कहा जाता है। जोखिम में परिवर्तन की अधिसूचना, तो जो जोखिम में परिवर्तन की जो अधिसूचना रहती है उसको अनुबंध के ये बाद की रहती है। जीवन बीमा अपने वर्तमान स्वरूप में भारत में आया था, तो जो जीवन बीमा जिसका आज हम एक स्वरूप देख रहे हैं, जैसा आज हमें जीवन बीमा की जो कंडीशंस रूल्स सभी दिखाई देते हैं, तो ये जो आज का वर्तमान स्वरूप है सेम ऐसी तरह का कहाँ से आया है ये? तो यह यूनाइटेड किंगडम से आया है। कहाँ से? यूनाइटेड किंगडम। जीवन बीमा कंपनी की स्थापना की गई थी, तो जीवन बीमा कंपनी की स्थापना 1823 ईस्वी में हुई थी। जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण, तो अभी ऊपर भी हमने क्वेश्चन किया है, 1956 में हुआ है। जीवन बीमा निगम का गठन कितने के पूंजी योगदान से किया गया था? तो कितनी पूंजी इसमें आ गई थी जिसके द्वारा योगदान के द्वारा जीवन बीमा का गठन हुआ था? तो यह है 5 करोड़ रुपए। इंश्योरेंस शब्द का तात्पर्य क्या है? तो इंश्योरेंस से आप क्या समझते हैं? तो इसको समझते हैं जीवन बीमा व्यवसाय से, यानी कि जीवन बीमा का जो कारोबार है। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कब भारत आई थी? तो यह आई थी 1818 ईस्वी में। कब आई थी? 1818 में। वे पॉलिसियां जिनमें प्रीमियम बीमित व्यक्ति के जीवन भर देय होता है क्या कहलाती है? तो ऐसी पॉलिसियां जिनमें प्रीमियम जो होता है बीमित, जिसका बीमा हुआ, बीमित मतलब जिस व्यक्ति का बीमा किया गया है, व्यक्ति के जीवन भर देय होता है, उसको क्या कहलाते हैं? तो ऐसा जब हम कोई पॉलिसी लेते हैं, हम कहते हैं कि हम अपना आजीवन के लिए क्या कर रहे हैं, कोई बीमा पॉलिसी हम ले रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको संपूर्ण जीवन नीतियाँ कहा जाता है। लाभ सहित नीति को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो जो लाभ सहित नीति होती है जिसके अंदर आपको कोई प्रॉफिट भी होता है, तो उसको हम जानते हैं भागीदारी नीति से। वह बीमाकर्ता जो प्रत्यक्ष बीमाकर्ता से गारंटी देता है उसे क्या कहा जाता है? तो एक बीमाकर्ता होता है जो किसी प्रत्यक्ष, यानी कि आप गवाह बोलते हैं जिसको, उस बीमाकर्ता से जो गारंटी होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको पुनः बीमाकर्ता कहा जाता है, पुनः बीमाकर्ता कहा जाएगा। प्रत्यक्ष बीमाकर्ता अपने खाते में जो जोखिम रखता है उसका अनुपात किसको संदर्भित करता है? तो देखिए, जब कोई गवाह होता है कोई आपका, तो क्या करता है, जब कोई आप अकाउंट खुलवाते हैं, बीमा अगर करवाते हैं, तो उसके लिए जो आपका गवाह होता है, प्रत्यक्षदर्शी होता है, उसका जो खाता रहता है उसके अंदर उसकी इनकम रहती है। अगर कोई बीमा करता दूसरा बंदा अगर वह चीज़ें नहीं भरता है, कोई लोन लेते हैं आपका जो प्रत्यक्षदर्शी, अगर वह, तो क्या होगा, वह उसको क्लेम करते हैं, बैंक वाले उसको बोलते हैं कि आपको अब ये फिल करना पड़ेगा, आपने इसकी गवाही दी थी। इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो प्रत्यक्ष बीमाकर्ता अपने खाते में जो जोखिम रखता है उसका अनुपात किसको करता है? तो ये प्रतिधारण को। जब एक ही जोखिम और विषय वस्तु का बीमा एक से अधिक बीमाकर्ताओं के साथ किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब एक ही जोखिम और विषय वस्तु का, जब बीमा करता है, यानी कि कई बार होता है कि ज्वाइंट अकाउंट खोला जाता है, तो उसमें जो ज्वाइंट अकाउंट रहता है तो उसको क्या है, उसको दोहरा बीमा कहा जाता है। जब किसी विषय वस्तु का बीमा की गई राशि उसके वास्तविक मूल्य से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? तो जब किसी विषय वस्तु का बीमा की गई राशि, तो बीमा जो की जाती है और उसके वास्तविक मूल्य से अधिक हो तो उसको क्या कहते हैं? तो कई बार हम बीमा लेते हैं, पॉलिसी लेते हैं, कोई चीज़ अगर हमें उसके लिए रखनी होती है तो उसमें क्या होता है, तो उसको जो अधिक राशि होती है उसको बीमा से अधिक बोला जाता है। IRDA किससे संदर्भित करता है? तो ये IRDA की फुल फॉर्म क्या रहेगी आपकी? तो ये रहता है बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण। 1993 के दौरान बीमा क्षेत्रों में सुधार समिति की अध्यक्षता किसने की? तो जब सबसे बीमा जब आए थे, बीमा स्टार्टिंग हुए थे और उनमें जब सुधार करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, तो समिति जो थी वो कब थी? 1993 में। तो जो उसकी अध्यक्षता की थी किसने की थी? तो ये की थी NRN मल्होत्रा ने। क्या? NRN मल्होत्रा ने। भविष्य में
अप्रत्याशित परिस्थितियों से हानि का खतरा डैश को संदर्भित करता है। किसको? जोखिम्स को। ऐसी कौन सी हानियां हैं जो आर्थिक वातावरण में कोई परिवर्तन न होने पर भी होती है? तो वह होती है स्थैतिक जोखिम। कैसी? स्थैतिक जोखिम। बीमा द्वारा उपचार के लिए उपयुक्त न होने वाले जोखिमों का संदर्भ है, तो यह है गतिशील जोखिम। मौलिक जोखिम को डैश भी कहा जाता है, तो यह है समूह जोखिम। क्या रहेगा? समूह जोखिम। नेक्स्ट है बेरोजगारी, युद्ध, मुद्रास्फीति, भूकंप आदि के उदाहरण हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा? इनको मौलिक जोखिम बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? मौलिक जोखिम। किसी भी जोखिम में ऐसी स्थिति शामिल होती है जहां लाभ की संभावना होती है, किसको संदर्भित करता है? तो यह है सट्टा जोखिम। प्रत्यक्ष या परिणामी हानियां किसे संदर्भित करती हैं? तो यह संपत्ति जोखिम को। जोखिम के फैलाव को अन्यथा क्या कहा जाता है? तो जोखिम के फैलाव को और क्या कहा जाता है? तो इसको जोखिम का फैलना भी कहा जाता है। आग की चपेट में आया मालवाहक जहाज किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह सामान्य औसत हानि का। फसल बीमा योजना की राष्ट्रीय कृषि योजना के दौरान भारत आई थी, तो कब आई थी? तो यह रहेगी आपकी 1999 में भारत में आई थी। कॉपर्स फंड को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के योगदान से बनाया गया है, तो यह 50:25 के आधार पर मिलकर इसको बनाया गया है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो योगदान है, जो कॉर्पोरेट फंड है, यह 50 और 25 के आधार पर इसको तैयार किया गया है। LIC की संगठनात्मक संरचना कितने स्तरीय है? तो यह LIC की जो संगठनात्मक संरचना, ये 4 स्तरीय संरचना है, यानी कि 4 प्रकार की। IRDA के संविधान में कितने से अधिक सदस्य नहीं होते? तो IRDA जो है, इसके अंदर 9 से ज़्यादा सदस्य कभी शामिल नहीं किए जाते हैं। बीमा व्यवसाय किस पर आधारित है? यह किस पर है? तो यह संभाव्यता का सिद्धांत और बड़ी संख्याओं के नियम पर आधारित है। कमाने वाले की मृत्यु होने पर परिवार में 2 हानियां होती हैं। एक तो मानव जीवन की, यानी कि देखिए कोई व्यक्ति है, एक परिवार में उसका मुखिया है और जो क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसमें एक तो हो गई उसके जो मानव जीवन की हानि हुई, यानी कि जो व्यक्ति मृत हुआ, मरा, वह हानि हो गई। दूसरा, उस पर सभी आश्रित थे, उसकी जो कमाई आती थी, वो जो पैसा कमाता था, जो आय का उसका साधन था, वो ख़त्म हो जाने की वजह से परिवार की क्या होता है, कमाई की जो शक्ति है वो भी ख़त्म हो जाती है। लाभ सहित नीतियाँ क्या हैं? तो वह नीतियाँ जिनके तहत बोनस का भुगतान किया जाता है। यदि कोई व्यवसायिक फर्म घाटे की भरपाई के लिए एक निजी कोष स्थापित करती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, कभी भी कोई कंपनी लगाई जाती है तो वो अपना एक कंपनी के लिए क्या करते हैं? अपना बीमा करवाते हैं कि कंपनी का एक बीमा है, अगर उसमें कोई आगजनी हो जाती है या कुछ किसी अन्य कारण से कोई आपदा आ जाती है, उसमें कोई घाटा हो जाता है, तो वो क्या करते हैं? कंपनी एक बीमा तैयार करवाती है, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाता है स्व बीमा। समूह योजना शुरू करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो इसके लिए हमें सजातीय समूह की आवश्यकता होती है। मास्टर पॉलिसी किसके लिए जारी की जाती है? तो उसका उत्तर रहेगा आपका समूह बीमा योजनाओं के लिए। केविएट एम्पटर का सिद्धांत क्या को नियंत्रित करता है? तो केविएट एम्पटर ने क्या सिद्धांत दिया? तो उनके ये किया है, नियंत्रित किया है कि वाणिज्यिक अनुबंध को। LIC के शाखा कार्यालयों की कुल संख्या कितनी है? तो LIC की जो टोटल शाखाएं हैं इंडिया के अंदर, या जितनी भी इसकी शाखाएं हैं, 2448 इसकी शाखाएं हैं। तो आज के लिए तो इतने क्वेश्चन। आपको हमारी सीरीज कैसी लग रही है? अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हम और किस तरह के क्वेश्चन आपके लिए